हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बैक बेंचर सीरीज का एक और चैप्टर, जो कि है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके अंदर हम आपको इस चैप्टर का कंप्लीट जो है थ्योरी हो, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ इसके अंदर हम खत्म कर लेंगे। और जितना आप 7 दिन में नहीं पढ़ते, उससे ज्यादा मैं आपको इस एक सवा घंटे में पढ़ा दूंगा। तो विश्वास मानिए, ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अंदर खत्म कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप इसके साथ साथ चाहते हैं कि भाई आपको फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो मैं घर से ही प्रैक्टिस करके चला जाऊं, तो आप हमारे इसके लिए सैंपल पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा एडुकार्ड का सैंपल पेपर है, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। इस सैंपल पेपर के अंदर हमने आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस रखे हैं, और विश्वास मानिए आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे हाथ में पेपर आता है, तब हमें जो है अलग ही फील आता है। तब हमें पता पड़ता है कि भाई हम भूल कहां रहे हैं। तो अगर आप एक्चुअल पेपर से पहले सीबीएसई के पेपर के जैसे ही पेपर की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो समझ लो कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत आगे पहुंच जाएगी। तो हम इस सैंपल पेपर के साथ आपको एडिशनली, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ये दे रहे हैं 3 सैंपल पेपर का सेट, जिनको प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि भाई सच में सीबीएसई का पेपर ऐसा ही होगा, ऐसा ही एटमॉस्फेयर कुछ होने वाला है। और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक्चुअल में जो प्रेशर है आप उसको कैसे टैकल करेंगे। आंसर शीट भी इसके साथ आपको दे रहे हैं, सो दैट बिल्कुल एग्जाम जैसा ही फील आपको आए। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और अभी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक दी जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आपको एक बात याद रखनी है कि भाई साहब, एक ऐसा फिनोमेना, ऐसी प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस किया जाए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरे पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट की मदद से मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई इस कॉइल के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, सर्किट के अंदर करंट बन जाए, तो मैं इस फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहूंगा। इसकी डिस्कवरी फैराडे ने की थी। फैराडे ने 2 नियम दिए, 2 लॉ, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 नियम कहते हैं। फैराडे क्या फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितनी जल्दी जल्दी, गलत बोला, अब मैं सही करता हूं। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब जब किसी कॉइल के साथ आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे, तब तब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ आसान भाषा में आप समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊं, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी कॉइल या सर्किट से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। तो अगर मैं मैग्नेट पास में रख दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा फील्ड लाइन इससे कनेक्ट होंगी। दूर ले जाऊंगा तो कम फील्ड लाइन कनेक्ट होंगी। ज्यादा कम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फैराडे ने यही बात बोली पहले नियम में कि जब जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस कॉइल के अंदर, सर्किट के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर ईएमएफ बनेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उसने ये बोली कि जितनी जल्दी जल्दी ये फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा, है ना। क्या लिखा है? ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस ends of coil is directly proportional to rate of change of flux। rate of change of flux मतलब जितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स जो है चेंज होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा, ठीक है। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। क्लियर? चलिए इसके बाद देखें जरा। तो ये ना ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अब प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड के। और के की कुछ ऐसी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हमने के की वैल्यू को 1 बता दिया। माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है वो मैं आपको बताता हूं। यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। अगर बहुत छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जब इक्वेशन दी हो तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर हम बड़े चेंज की बात करेंगे, है ना, बड़े चेंज की जब बात करते हैं, बड़ा समय जब हमारे पास होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। डी फाई बाई डी टी छोटे चेंज को बताता है, डेल फाई बाई डेल टी बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये कहता है कि भाई जब भी आप किसी कॉइल के साथ ये फ्लक्स चेंज करेंगे ना, तो वो कॉइल मना करेगी कि भाई किसी प्रकार का फ्लक्स चेंज मेरे साथ मत करो, तो वो अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी हम आगे समझेंगे। तो उस अपोजिशन को ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ेंगे और इस पर
बेस्ड कुछ क्वेश्चन। मैंने कहा कि बैक बेंचर सीरीज इज नॉट अबाउट क्विक रिविजन, बैक बेंचर सीरीज इज अबाउट रिवाइजिंग एवरी सिंगल थिंग इन दिस चैप्टर। समझ गए? इतनी इंग्लिश में बोलता नहीं हूं भाई, लेकिन मैंने बोल दी फ्लो में। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल डेरिवेशन कॉन्सेप्ट सब आपको करवा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की टिप्स सुनो कि जब भी आपको फाई की वैल्यू दी हो, वैल्यू, जब भी आपको न्यूमेरिकल की वैल्यू फाई की वैल्यू दी हो न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और जब भी आपको फाई की इक्वेशन दी हो, ठीक, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये जो नेगेटिव साइन है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। करंट जब आपसे पूछेगा तो E बाय आर कर लेना है। कभी भी फ्लक्स की का फॉर्मूला आपसे पूछे तो दिस इज NBA cos थीटा। हाँ, अगर आपने इस इक्वेशन में n ऑलरेडी ले लिया है तो यहाँ पे n मत लेना फ्लक्स निकालते समय, अगर यहाँ नहीं लिया तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा, दो बार नहीं लिखना है। थीटा जो है ये किस किस के साथ एंगल है, जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है, ये मेरे पास कॉइल है। अब यहां से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर। कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर सुनते हो ना तो आप कहोगे सर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के साथ एंगल नहीं है, कॉइल के प्लेन के साथ, सरफेस का एंगल नहीं है। ये किसके साथ एंगल है? ये जो थीटा है, ये पहले आप कॉइल पे एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे और फिर देखोगे यदि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री। अरे सर मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं ऐसे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये नियम, ये छोटा सा रूल आप याद रखो। जब भी आपसे कहा जाए कि एंगल बन रहा है प्लेन के साथ, प्लेन के साथ, तो उसको 90 में से घटा दो और वही थीटा की वैल्यू ले लेना। जब भी आपसे कहे कि एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर के साथ या नॉर्मल टू द प्लेन के साथ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन के साथ, तो जो गिवन एंगल होता है उसी को लेना है। जैसे कि आपसे ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री होता है, तो उसने 0 बोला है कि प्लेन के साथ 0 बना रहा है, तो प्लेन के साथ एंगल नहीं चाहिए हमें, है ना, हमें तो एरिया वेक्टर के साथ चाहिए। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप तो ऐसे याद रखो, जब प्लेन के साथ बोले पैरेलल तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 90 लेना है। जब प्लेन के साथ बोले परपेंडिकुलर या नॉर्मल तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेना है। प्लेन के साथ बोले 30 डिग्री, प्लेन के साथ, तो जो भी आपको एंगल दिया है उसको 90 में से घटा दो तो वही थीटा की वैल्यू होगी। जब आपसे बोले कि 30 डिग्री बन रहा है नॉर्मल के साथ या परपेंडिकुलर के साथ, तो एज इट इज आपको जो है ले लेना होता है, ठीक है, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के साथ एंगल बनाती है, तो वो एंगल हम 90 में से घटा देते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाती है नॉर्मल टू द प्लेन के साथ, एरिया वेक्टर के साथ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन के साथ, तो जो गिवन एंगल होता है हम वही लेते हैं, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है प्लेन के पैरेलल, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, ठीक, आर पार वो एंगल पे भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन आपको करवाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप ये देखो कैसे ये फाई की आपको इक्वेशन दे दी गई। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जब भी आ जाए तो ईएमएफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल टू -d∅dt, और 3 सेकंड पे आपको ईएमएफ निकालना है। तो आप सोचो कि ईएमएफ का कौन सा फॉर्मूला आपको पता है जिसके अंदर फ्लक्स भी आता हो, टाइम आता हो, तो आपने कहा ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो d/dt का मतलब होता है डिफरेंशियल, जो कि हम आप आराम से कर सकते हैं। फाई की इक्वेशन हमें ये दी गई है 2t³ + 4t² - 2t + 1, ठीक है। हम इसका जो है डिफरेंशियल करेंगे, 2t³ का 6t², ये 4t² का 2 आगे पहुंच गया तो 8t हो गया, 2t का हमारे पास 2 और ये 0। टी की वैल्यू 3 सेकंड पे हमें जो है ईएमएफ चाहिए था, तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया जहां जहां भी टी आ रहा था। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दैट इज -76 वोल्ट। करंट की जब वैल्यू हमसे पूछे तो E/R कर देना है, R रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल सर्किट होगी, जो कि आपको क्वेश्चन में लिख करके देगा। और करंट की वैल्यू क्योंकि जो है पॉजिटिव हमें कंसीडर करना है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी सिर्फ ले सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जैसे मान के चलो आपको एक ये क्वेश्चन मिल जाता है, इस क्वेश्चन में जरा आप समझिएगा कि एंगल का क्या खेल है, ठीक। चलिए देखिए जरा, तो बेसिकली मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूं कि एक मेरे पास कॉइल है जिसका एरिया है इतना, तो कॉइल का एरिया हो गया इतना, ठीक है। समझिए, कहा जा रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, सच दैट इट्स प्लेन इज एट 30 डिग्री टू द फील्ड। कह रहा है कि जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना है, 30, तो इसका मतलब जो भी एंगल गिवन है उसको 90 में से घटा दो। कह रहा है कि आगे इट इज रोटेटेड इन अ वे, बोला इसी कॉइल को हम इस प्रकार से घुमा देते हैं
कि प्लेन ऑफ कॉइल बिकम्स पैरेलल टू फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल बिकम्स पैरेलल टू फील्ड, यानी कि प्लेन और फील्ड कैसे हो गए पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। बस आपको क्या निकालना है, फाइंड ईएमएफ। अगर आपको ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, यदि जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें 0.2 टेस्ला दी हुई है, कितने सेकंड का आपको जो है समय दिया गया है, 0.1 सेकंड। अब डेल्टा टी दिया गया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई d5/dt लगा दो, है ना, और दो वैल्यूज जब भी दी जाएंगी तो मैंने आपको बताया ही है कि भाई दो वैल्यूज के लिए यहाँ पे डेटा दिया है, तो आप यहाँ पे -del5/del t लगाओगे, तो E इज इक्वल टू -del5/del t आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब आप लोग समझते हो कि E इज इक्वल टू -del5 की जगह φ2 - φ1, φ2 φ1 फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा टी, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे NBA cos θ2, cos θ2, तो cos θ2 φ2 निकाल रहा हूं तो θ2 लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, NBA cos θ1, डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 है। E इज इक्वल टू माइनस NBA cos θ2 की जगह NBA cos 90 आ जाएगा, यहां पे NBA cos 0 आ जाएगा, 0 या क्या है 60 है, 60 है, ठीक है। चलिए देखिए जरा, तो यहां ले लिया हमने, अपॉन में 0.1 सेकेंड है, ठीक। अब देखिए तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 90 तो 0 होता है, तो यहाँ पे ये बन गया मेरे पास 0 माइनस ये बन जाएगा, n की वैल्यू नहीं दी तो 1 मानेंगे, b की वैल्यू 0.2 है, एरिया की वैल्यू -2 है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से कट जाएगा, 0.1 बचेगा, अपॉन में 0.1 दिया ही हुआ है, तो E इज इक्वल टू -n बाहर चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 0.1, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻2 है, और ये पहुंचेगा यहाँ पे मेरे पास 0.1 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, ठीक। तो दिस इज 10⁻2 वोल्ट। एक बार चेक करिएगा सही आ रहा है गलत आ रहा है, 0.1 10⁻2 एरिया की वैल्यू है ना, ठीक है। इसके बाद जो है 1/2 चल रहा था, ठीक, 0.1 डेसिमल हटाया तो 10 आ गया, और उसके बाद जो है 10 से 1 का, ठीक है, तो 10⁻2 वोल्ट आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक आपके लिए होमवर्क मैं यहाँ पर देता हूँ, इस होमवर्क का आंसर आप मुझे बताएंगे। थीटा के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। कह रहा है कि एक कॉइल है, सेम एरिया दिया गया है, ठीक है, एरिया की वैल्यू दे दी गई है 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक एरिया की वैल्यू है 10⁻2 मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें 10⁻4 का इंटू करके, ठीक है। जैसे इसके बाद देखिए जरा, तो जैसे चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻4 का इंटू करते हैं, ये कन्वर्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला दी गई है, कह रहा है कि प्लेन सच दैट प्लेन ऑफ कॉइल इज 60 डिग्री टू द फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल इज 60 डिग्री टू द फील्ड, बताओ कितना एंगल लेंगे, जल्दी से बोलो, 30 डिग्री, क्योंकि प्लेन बना रहा है इसके साथ। इट इज रोटेटेड इन 0.25 सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है, 0.25 सेकेंड में आपने इसको घुमा दिया, और घुमा के कैसा कर दिया, इन अ वे दैट नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन बिकम्स पैरेलल टू फील्ड, मतलब इस बार प्लेन जो है पैरेलल नहीं हो रहा फील्ड के, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको उतना ही लिया जाता है, तो नॉर्मल बिकम्स पैरेलल, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री होता है। सर आपने तो कहा था पैरेलल का मतलब 90 डिग्री होता है, नहीं, मैंने कहा था यदि प्लेन हो पैरेलल, यदि प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर यहां खींचेगा तब 90 डिग्री लेते हैं, समझ गए। यहां पे प्लेन पैरेलल नहीं है, यहां पे नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ गए, अंतर समझ गए। तो अब क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू आपको टाइम दिया है, φ1 φ2 को दोनों वैल्यूज दिए हैं, आपको ईएमएफ जो है यहां पर निकालना है, आपका होमवर्क है ये। कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर से लिख करके बताएं, आपके कमेंट को चेक करूंगा, बताऊंगा सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए, तो जरूर से आपका इंतजार कर रहा हूं, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आपके लिए किस तरीके से पूछे जाते हैं, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज लेंज लॉ। अभी लेंज लॉ क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी कॉइल या सर्किट या सोलेनॉइड मेरे पास है, अब यदि मैं एक बार मैग्नेट को इसके पास लेकर के आता हूं या इससे दूर लेकर के जाता हूं, तो अब इससे बात है फ्लक्स चेंज होगा, है ना, तो ये जो कॉइल है ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी,
चेंज इन फ्लक्स को मना करेगी। जैसे मान लेते हैं कि यदि आप एक बार मैग्नेट को इस साइड लेके आओगे तो इसका जो फ्लक्स होगा ये फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये कॉइल क्या चाहेगी कि फ्लक्स बढ़े ना, किसी प्रकार का चेंज ना हो। तो जैसे नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो ये इसको अपोज करने के लिए इस साइड नॉर्थ पोल बनाएगी और इस साइड साउथ पोल बनाएगी। क्लियर है? अब ये नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बना पाएगी? तो भाई इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो लेंज ने हमें यही रूल बताया कि यदि नॉर्थ पोल हमें कहीं पे बनाना है तो उस डायरेक्शन में आप एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दें। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यदि ये जो बार मैग्नेट है ये इससे दूर की साइड जा रही है तो फ्लक्स जो होगा वो घटेगा। अब फ्लक्स घटेगा तो ये बार मैग्नेट चाहेगी कि इसको रोक लिया जाए, है ना। तो जैसे नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, मतलब ये कॉइल चाहेगी कि इस बार मैग्नेट को दूर ना जाने दिया जाए, इसे रोक लिया जाए। तो नॉर्थ पोल को रोकना है तो नॉर्थ पोल को साउथ अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो इसके इस कॉइल के इस साइड साउथ बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनेगा? जब इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। एक साइड साउथ तो दूसरी साइड नॉर्थ। तो अगर हमें इस साइड साउथ बनाना है तो साउथ बनाने के लिए, साउथ पोल बनाने के लिए रूल होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आप फ्लो करा दें। क्लियर है? अच्छा, तो लेंज लॉ से ये कहता है कि जब भी फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देना और फ्लक्स घटेगा तो घटने नहीं देना। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी बात, कि जब भी फ्लक्स घटेगा ना तो उसको सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करते हैं? सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के। और जब भी फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको अपोज करना है। और अपोज कैसे करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड। अगर मैं इस कॉइल को, यदि मैं इस कॉइल को इस डायरेक्शन में बाहर की साइड लेके जाता हूं, ठीक है, तो आप ये देखिए फ्लक्स क्या हो रहा है। ये जैसे जैसे कॉइल ये इससे बाहर निकलेगी ना, जैसे जैसे कॉइल इससे बाहर निकलेगी, एक मिनट, जैसे जैसे कॉइल इससे बाहर निकलेगी ये वाली फील्ड से, फ्लक्स जो है घटेगा। अब फ्लक्स घटेगा तो हमें क्या करना है? फ्लक्स घटेगा तो सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करते हैं? सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के, मतलब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फ्लक्स घटेगा बाहर निकालेंगे तो हमें सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो मतलब इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कराना है कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही बने, है ना। तो अंगूठा अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो अंगूठे को हमें अंदर रखना है, उंगलियों घुमा देना है। उंगलियां जो हैं ये इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को देंगी। ठीक है, अंगूठा अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल और समझेंगे। देखिए ये मेरे पास एक कॉइल है, यदि मैं इस कॉइल को इसके अंदर लेके जाता हूं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस कॉइल को इसके अंदर लेके जाता हूं तो बताओ फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? सर फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करना है? फ्लक्स बढ़ेगा तो अपोज करना है। अपोज कैसे करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के। तो ये हमें अपोज करना है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, हमें बनानी है अंदर, तो अंदर अंगूठा जाना चाहिए। अंदर अंगूठा तो दी करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा इसके अंदर। तो ये इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। बताइए, ये इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? चलिए और ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ध्यान दो जरा। अब जैसे मान के चलो, ये चलो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। चलिए ये आप बताइए, चलो होमवर्क क्या, अभी मैं बताता हूं आपको। जैसे ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, देखिए अब देखिए जरा, ये इस साइड जा रही है, तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बताइए जरा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या करना है? अपोज करना है। बढ़ेगा तो अपोज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, हमें बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की साइड अंगूठा आना चाहिए। तो ये डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो ये करंट की इंड्यूस डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये आपका होमवर्क है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है और इसको जो है इससे बाहर निकाला जा रहा है। ठीक, ये आपका होमवर्क। कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इतने बज के इतने मिनट पे ये आंसर है, नहीं तो मैं सोचूंगा यार मेहनत खराब जा रही है मेरी। ठीक है। अच्छा, ये ट्राई करेंगे अपन, ये वाला ट्राई करेंगे। अच्छा, इसमें आप बताइए जरा, ये आप इसको अंदर लेके जा रहे हो, आप इसको अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है, ये एनसीईआरटी इक्वेशन है। तो आपको इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखिए फ्लक्स जो है क्या होगा? बताओ, फ्लक्स इस डायरेक्शन में आप इनवर्ड लेके जा रहे हो तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो हमें
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं तो हमें बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये डायरेक्शन, तो ये करंट की इंड्यूस डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें बताइए, इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं, तो बाहर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स जो है घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो हमें इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर ही बनानी है, तो अंदर अंगूठा रखो, उंगलियों घुमा दो। ठीक है, ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक, अच्छा इसको बताइए जरा, इसके अंदर बताओ जरा ये कैसे, इसको बाहर लेके जा रहे हैं, फ्लक्स फिर घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो सपोर्ट करना है, सपोर्ट कैसे करेंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, ये तो ये करंट की इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको बताते हैं। ठीक, अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सर इसको बता दीजिए ये वाले में क्या होगा, तो बताओ, ये भी एनसीईआरटी का है, ट्राई करेंगे। ये देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये देखो ऐसे डॉटेड लाइन बनाई गई है, ये डॉटेड लाइन है, ये देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी ऐसे आपने एक कागज ले लिया, पेज, और उसको ऐसे सिकोड़ के रख दिया, कह रहा है जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो बताओ जरा इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो आपको ये बताना है। तो जब आप इसको खोलोगे तो इसका जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा मतलब अपोज करना है। अपोज कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनानी है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ, बी ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए डी सी बी ए ये है। ठीक, अच्छा इसको ट्राई करेंगे जरा, इसको ट्राई करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये एरो बताया जा रहा है, ये कह रहा है कि ये सर्कुलर शेप को आपको ऐसे दबा के ऐसे कर देना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, जिससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा मतलब हमें इसको क्या करना है, फ्लक्स को सपोर्ट करना है। फ्लक्स को सपोर्ट कैसे करेंगे, जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है तो हमें भी बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, मतलब अंगूठा बाहर होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में के लिए हम ऐसे इसमें करंट दिखाएंगे। ठीक है, ये देखो, तो ये आप क्या पढ़ेंगे इसको, लेट्स से ए डैश, ये क्या है भाई, डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश, ए डैश, ए से डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी इसके अंदर। ठीक, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि आप बताइए जरा, एक सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताइए इन विच केस, कौन से केस में ईएमएफ जो होगा ये कांस्टेंट रेट से इंड्यूस होगा, तो आप देखेंगे जरा, अगर मैं आपसे ऐसा कह देता हूं कौन से केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा कांस्टेंट रेट से, तो आप ये देखो, ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो हर सेकंड बराबर एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा। ठीक, तो इसमें कांस्टेंट रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगा। करंट की डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, तो जब मैं इसको सर्कुलर रिंग को बाहर निकालूंगा तो पहले सेकंड लेट से इतना एरिया बाहर गया, दूसरे सेकंड इतना ज्यादा एरिया बाहर गया, तीसरे सेकंड और ज्यादा एरिया बाहर गया, चौथे सेकंड फिर ये कम होने लगा। तो आप देख रहे हो हर सेकंड ये अलग अलग एरिया जो है ये बाहर जा रहा है, इसका मतलब है इसमें नॉन यूनिफॉर्म रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगा, नॉन यूनिफॉर्म रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, जिस रेट से फ्लक्स चेंज होता है उसी रेट से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ये मेरे पास एक रॉड है या कंडक्टर है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपसे कहा जाएगा इसमें इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, याद रखिए कांस्टेंट करंट तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसमें, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज नहीं होता है। या मैं ऐसे बोलूं कि फ्लक्स चेंज होगा तो इनिशियली, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि करंट इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, देखो करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी बनेगी, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग बनेगी तो इसका मतलब है फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करना है, फ्लक्स को अपोज करना है, क्या करना है,
अपोज करना है, क्योंकि इंक्रीजिंग करंट तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना है। अपोज कैसे करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना करके, सिंपल। तो अब आप ये देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां और करंट की डायरेक्शन में थंब और उंगलियां जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं, ठीक है। तो ये देखिए करंट की डायरेक्शन, थंब, उंगलियां, तो उंगलियां हमें बता रही हैं ऊपर की साइड जा रही हैं अंदर और नीचे की साइड जा रही हैं बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की साइड है, ठीक है। सर मुझे डायरेक्शन में कंफ्यूजन होती है, मैं सिखा रहा हूं। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल में जो उंगलियां हैं वो करंट बताता है और अंगूठा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है। तो हमें फ्लक्स को अपोज करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड बनना चाहिए। तो बताओ बाहर की साइड अंगूठा होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो देन होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप? बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए जरा, अब देखिए इसमें आप लोग ट्राई करोगे, इसमें आप ट्राई करोगे, देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, बताओ जरा, ये करंट इंक्रीजिंग है, इस नीचे की डायरेक्शन में करंट इंक्रीजिंग है, तो हम ये देखेंगे करंट ये रहा नीचे, उंगलियां कहां जा रही हैं? बाहर की साइड, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक, करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीजिंग, तो हमें फ्लक्स को क्या करना है बताओ? अपोज करना है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बनानी है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो अंगूठा अंदर और अंगूठा अंदर, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये कौन सा है बताओ? ये है मेरा 12 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज है। ये कौन सा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो पूछ लिया था क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीजिंग तो फ्लक्स भी कैसा होगा? फ्लक्स भी डिक्रीजिंग होगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है बताओ जरा? क्या करना है देन? सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करा जाता है? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो फ्लक्स यहां पे करंट डिक्रीजिंग, फ्लक्स डिक्रीजिंग। अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठा, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो कहां बनाना है? सपोर्ट करना है ना, तो अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक। इस प्रकार से आप, मैंने आपको काफी सारी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। हाँ अच्छा कुछ और चीजें आप देखिए जरा। अब ऐसे मान लेते हैं कि यहां पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कॉइल जो होगी, कॉइल का प्लेन पैरेलल होगा, तो यहां पर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, है ना, और यहां पर जो है करंट इंड्यूस जीरो होगा। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, चाहे इसमें डिक्रीजिंग करंट हो, इंक्रीजिंग हो या कांस्टेंट हो, और ये इसके चारों ओर ऐसे कॉइल है। तो कह रहा है कि यहां पे जो है किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में, ये बताना है। तो देखो इस कॉइल, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? गोल गोल बनेगी ऐसे, और कॉइल भी कैसी है? कॉइल भी गोल गोल है ना, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर कितनी लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स, नो करंट इंड्यूस, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी गोल गोल और कॉइल भी गोल गोल, क्लियर? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की बात है, ठीक। अच्छा इसके बाद देखें जरा, ये ट्राई करेंगे अपन। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट देखेंगे। जैसे इसमें आपसे कहा जाएगा कि लेट से इस बी वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो ए में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आप देखो कि बी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कॉइल में करंट इस डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और कॉइल का प्लेन भी ऐसा है, कॉइल का प्लेन समझते हो? कॉइल की सरफेस भी ऐसे हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो जब भी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस, ठीक है। ये एज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अच्छी खासी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं। अच्छा इसमें ट्राई करेंगे। यहां देखो कह रहा है कि एक बार मैग्नेट को आपने ड्रॉप कराया इस कॉइल से, तो आपको बताना है कि यहां पर जो होगा ये किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आप ये बताइए
कि पहले नॉर्थ पोल जब ये ड्रॉप करेंगे इसको तो नॉर्थ पोल इसके पास में आएगा, तो इसको अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल को अपोज करना है तो ऊपर या कहें कि ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये दूर जाएगा, जब ये नीचे गिरते हुए आएगी तो अब ये साउथ पोल इसकी साइड फेसिंग कर रहा होगा, तो अब ये साउथ पोल को रोकना है तो भी फिर किस डायरेक्ट, तो भी यहां पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। तो इसका मतलब है दोनों केसेस में यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट ही फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यही होता है ना। ठीक है, हमने बता दिया। ठीक, बहुत बढ़िया। जैसे मान के चलो कि एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि आपसे कहा जाए कि बार मैग्नेट को ऐसे रोटेट करो, तो ऑलरेडी बार मैग्नेट इसके अंदर फिक्स है, लेट से 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही हैं, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ना तो ये दूर जा रही है ना पास में आ रही है, तो अभी भी तो 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट होंगी। तो यहां पर क्या बोलोगे, नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस। जो सारे केसेस बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इनसे काफी सारे। ये सवाल आपसे पूछा गया कि कभी आपसे कह दिया जाए कि भाई ये बार मैग्नेट दूर जा रही है और यहां से बार मैग्नेट पास में जा रही है, दोनों की वेलोसिटी जो है ये सेम है और सेम बार मैग्नेट है, तो बताइए किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, नो करंट इंड्यूस। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि आप ये देखेंगे जब ये पास में जाएगी तो लेट से 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हुई और ये सेम वेलोसिटी से दूर जा रही है, तो यहां इसने जितना फ्लक्स बढ़ाया उतना ही फ्लक्स इसने घटा दिया, तो देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन फ्लक्स। क्लियर है, तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है अब एक सवाल आपके लिए और है जो आपको समझना है कि आपसे कहा जाएगा कि लेट से यहां से एक बार मैग्नेट को पास में ले जाया गया, यहां से एक को पास में ले जाया गया, तो बताइए कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनमें कौन सी पोलैरिटी आएगी। आप किसी भी एक को टारगेट कर लो, एक ही बात है। जैसे अगर मैं इसको टारगेट कर लेता हूं, लेट से अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो यहां पे क्या बनना चाहिए, यहां पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए। क्लियर है, देखो नॉर्थ पास में आएगा तो रोकने के लिए नॉर्थ बनेगा। ठीक, अब यहां पे नॉर्थ बनना चाहिए, इसका मतलब यह है कि इस डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये वाली जो है पॉजिटिव होगी और ये वाली नेगेटिव होगी। जैसे ये मेरे पास ऐसे कॉइल है तो मैं इसको इसी डायरेक्शन में देखूंगा ना सामने से, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इमेजिन करना है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है, तो इस तरीके से जो हम ये सारी बातें करते हैं। तो लेंस लॉ में डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट में जो पढ़ना दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को मोशन कराते हैं, तो मोशन कराएंगे तो इसके एक साइड पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब एक साइड हायर पोटेंशियल, दूसरी साइड लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ। तो यदि हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मोशन कराएंगे तो उससे एक साइड पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या यूं कहें कि ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन कराने से जो ईएमएफ डेवलप हुआ है उसी को हम बोल रहे हैं मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ बन कैसे जाता है हम उसको समझते हैं। देखिए मेरे पास ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में लेट से जो है इस डायरेक्शन में मैं इसको मोशन करा रहा हूं, तो अगर कंडक्टर आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर जो भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो चार्जेस भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में इस्तेमाल करूंगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि 4 फिंगर यानी पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, मिडिल फिंगर चार्ज की वेलोसिटी, अब कंडक्टर इधर जाएगा तो चार्जेस भी इसी साइड जाएंगे, और थंब जो होगा ये फोर्सेस की डायरेक्शन बताएगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लग रहा है, थंब ये बता रहा है। ठीक है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर चार्ज की डायरेक्शन में, और थंब जो होगा ये फोर्स बताएगा पॉजिटिव चार्ज पे कहां लग रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव पे ऊपर तो नेगेटिव पे जो होगा ये नीचे लगेगा। क्लियर है, सारे पॉजिटिव कहां इकट्ठे हो गए बताओ जरा, ऊपर, और सारे नेगेटिव कहां इकट्ठे हो गए, नीचे। एक समय ऐसा आएगा कि भाई अब जो फोर्स होगा, अब देखना मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर धक्का दे रही है, ठीक, और अब पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, या ऐसे बोलूं कि इस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव को नीचे खींचेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जो है लेके जाना चाह रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव को नीचे लेके आना चाह रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब
मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो ये चार्ज कहीं नहीं जा पाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, तो हम कहेंगे यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? ईएमएफ डेवलप हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आप ये देखो कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है किसी भी चार्ज पे, तो हम कहेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई ये सिर्फ आपके पास साइन 90 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है? क्यू ई के बराबर लगता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्यू से क्यू कट गया, ये क्या है? वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छा, वी बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आपको? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डीवी बाय डी आर ओनली। अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डी आर, डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर मतलब डिस्टेंस, तो इस कंडक्टर की लेंथ हम एल मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं तो मैंने यहां पे कहा कि v बाय एल। ठीक है, तो आप यहां पे समझिए कि बेसिकली कैपिटल V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या कंडक्टर मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर भी मैं इसको बोल सकता हूं। यहां पे तो चार्ज की वेलोसिटी है। ठीक है, देखिए जरा, तो यहां पे कैपिटल V इज इक्वल टू बी वी एल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ इन ओपन सर्किट। तो ये मेरे पास बन गया बी वी एल, तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? प्रॉपर लैंग्वेज वगैरह के साथ कैसे लिखना है वो हमने यहां पे आपको बताया है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखा गया? जब कोई कंडक्टर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो यहाँ पे चार्जेस जो है दोनों एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है दोनों एंड्स के बीच में। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक, और ये जो मेथड है इसको डिराइव करने का, इसको हम बोलते हैं यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स की हेल्प से हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, एक नेसेसरी कंडीशन है कि तीनों मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की या कंडक्टर की वेलोसिटी और लेंथ, ये तीनों जो है यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे केवल तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। यदि कोई भी दो कंपोनेंट, चाहे मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज कंडक्टर की वेलोसिटी, ये अगर कोई भी दो कंपोनेंट जो है यदि पैरेलल हो गए तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। कोई भी दो कंपोनेंट यदि पैरेलल हो गए, जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं लेकिन कंडक्टर की वेलोसिटी और लेंथ ये पैरेलल हो गए तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तब भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट अगर पैरेलल तो ईएमएफ किसी भी केस में इंड्यूस नहीं होगा। इसमें जैसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ये मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब की साइड्स हैं। ठीक है, अब हमने इस क्यूब को जो है मोशन कराया इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ये इस क्यूब को मोशन करा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमने क्या कह दिया? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताइए कि किस साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा और किस साइड में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये आपको जो है यहां पर बताना है। ठीक, तो आप एक बात याद रखिए कि इस क्वेश्चन को बिना देखे ही बोल देना, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी साइड, नो ईएमएफ इन एनी साइड बिकॉज बी इज पैरेलल। जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है ये सभी के लिए कैसी हैं? सभी के लिए सेम है, सभी के लिए पैरेलल है। चाहे कोई सी भी साइड हो, सबका मोशन इसी साइड हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड सभी के लिए इसी साइड, तो नहीं इंड्यूस होगा। हाँ, अब अगर ऐसा केस बन जाए कि लेट से अगर मैं यहां पर इसको रख दूं और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारी अंदर की साइड है, कहां पर है? इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब हम ट्राई करेंगे किस डायरेक्शन में जो है या कौन कौन सी साइड्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखो, सबसे पहले आप यहां पर आपको यहां पर ये देखना है कि वेलोसिटी। हाँ जी, देखिए सबसे पहले अगर मैं सीडी की लेंथ की बात करूं तो सीडी की लेंथ ऐसे है और वेलोसिटी भी ऐसे है, तो सीडी में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ईएफ की लेंथ भी ऐसे में है और वेलोसिटी भी ऐसे है, तो आप ये देख रहे हो इन साइड्स में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखेंगे जरा, तो सीडी में नहीं होगा, एबी में नहीं होगा और आपका जो है ईएफ में नहीं होगा और किस में नहीं होगा?
GH में नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे जरा, अब चेक करो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो EG भी कहां है, अंदर की साइड, ये भी तिरछी नहीं है, वो तो 3D बना है, ये भी कहां है, अंदर की साइड। तो इन चारों साइड में भी BD, FH, AB और EG, इन चारों साइड में भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। अब कौन सी बची, BF। अब BF साइड देखो, BF ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर अंदर की साइड, और वेलोसिटी ऐसे, इसके अंदर ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। इसी प्रकार से DH में भी इंड्यूस होगा, क्योंकि DH ऐसा खड़ा है, देखो, देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, ऐसे, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड और मोशन इस साइड, तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, इसी प्रकार से CG में भी होगा और इसी प्रकार से AE में भी EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहां पर जो फॉर्मूला हमने E इज इक्वल टू BVL अभी हमने डिराइव किया, वही फॉर्मूला हम इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, आप इसको समझेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF यूजिंग फैराडेज लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ की मदद से हम EMF को इंड्यूस करेंगे, या फिर मैं ऐसे कहूं इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। इसमें फैराडे का लॉ हम अप्लाई करते हैं। फैराडे का लॉ क्या कहता है भाई, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt होता है फैराडे का सेकंड लॉ। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम EMF का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने वाले हैं। ठीक, तो इस फॉर्मूले में क्या किया जाता है वो मैं आपको यहां पर अभी बताता हूं। ठीक है, देखिए जरा, तो सबसे पहले ये मेरे पास एक रेलिंग हो गई, आप बेसिकली आप उसको एक स्टैंड समझ सकते हो, जिसपे मैं क्या करूंगा कि एक कंडक्टर को रख दूंगा। लेट्स से दिस इज ए कंडक्टर, ऐसे रख दिया, ये क्लोज लूप बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि अब देखिए ये कंडक्टर हो गया, इसको मैं कुछ भी नाम दे दूंगा, लेट्स से दिस इज PQ या कोई भी नाम हो सकता है। ये डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, लेट्स से इसकी लेंथ L है और ये है मेरे पास डिस्टेंस X। क्लियर, तो अभी बताओ इस कॉइल का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, A इज इक्वल टू L इंटू X। ठीक, लेट्स से मैं इसको इसके अंदर की साइड लेके जा रहा हूं, तो अब बताइए जरा, क्या अभी भी इसका एरिया सेम रहेगा, या अगर ये जो कॉइल है या कंडक्टर है ये इस साइड आ गया, ठीक है, तो आप बताओ, तो अब लेट्स से कुछ दूरी घट गई ना, तो x में से लेट्स से अगर ये dx इस साइड खिसक आया, तो इसका जो एरिया होगा अब कितना हो जाएगा, L x माइनस dx। बताइए, ये कुछ कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इनिशियल एरिया है, ये फाइनल एरिया है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो थीटा यहां पे कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। क्लियर, चलिए, तो आप यहां पर ये देखिए, तो यहां पर हमने क्या किया कि जब हम जो है इसका एरिया चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो इनिशियल एरिया कितना L इंटू एक्स, फाइनल एरिया कितना L x माइनस dx। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो A2 की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, यही होता है कि नहीं होता, हाँ सर। तो इसी फॉर्मूले के लिए मुझे d∅ निकालना पड़ेगा, तो d∅ मतलब ∅2 माइनस ∅1। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां पर देखिए ∅2 माइनस ∅1, अब देखो जरा, अब बेसिकली ∅2 का फॉर्मूला B इंटू A। अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में सेम है, ये एरिया A2 माइनस A1, B हमने कॉमन ले लिया, A2 की वैल्यू रखी, A1 की वैल्यू रखी, इससे कट गया तो माइनस B इंटू L dx बच गया, तो d∅b की ये वैल्यू हो गई। अब EMF का ये फॉर्मूला होता है, हमने ये रखा। अब d∅b की वैल्यू क्या हो गई, देखिए जरा, ये हमने पुट किया, अभी ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस d∅b की वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू d∅b की जगह आ गई, तो BL dx बाई dt, और dx बाई dt जो होता है ये होता है हमारे पास वेलोसिटी, होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे जो EMF है ये कितना निकल के आ गया, B इंटू L इंटू V। तो ये हमने फैराडे लॉ से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि हमने कॉइल का एरिया चेंज किया, कॉइल का एरिया चेंज किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने तरीके से EMF को इंड्यूस करा जा सकता है, 3 तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके, कॉइल का एरिया चेंज करके, या लगातार हम कॉइल का जो एंगल है वो बदल रहे हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है, टू इंड्यूस EMF इन ए कॉइल। क्लियर है। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहां पर क्या होता है, जैसे हमने E इज इक्वल टू BL भी प्रूव कर दिया,
कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि करंट कितना इंड्यूस होगा, तो यदि कॉइल की रेजिस्टेंस R है तो करंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब बेसिकली अब जैसे मान के चलो कि यदि इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, क्या फ्लो होने लगेगा, करंट, तो भाई करंट कैरिंग कॉइल पे तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, कितना, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल बी साइन 90 यहां पे हो जाएगा। अब देखिए करंट की वैल्यू हमने ये रख दी बी एल बी बाई आर, एल बी की जगह एल बी, तो फोर्स का फॉर्मूले निकल के आगे इतना फोर्स लगेगा। अब बेसिकली अब इस पे फोर्स लगेगा, अब इस पे लेट्स से अगर इस पे इस डायरेक्ट फोर्स लगा तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें इसको खिसकाना पड़ेगा ना, तो हमें कुछ पावर लगानी पड़ेगी, तो कितनी पावर लगाएंगे, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। सर ये कब बना पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम तो जानते हो, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं वेलोसिटी लिखता हूं, तो इस प्रकार से पावर का जो फॉर्मूला है वो ये F इंटू वी हो गया। अब F हमने निकाल लिया, V की ये वैल्यू, तो पावर का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहां पे आप ये देख रहे हो, यहां पे आप ये देख रहे हो कि जो भी पावर डिलीवर हमने करी है, अब उस पावर से बल्ब थोड़ी ना जला है, उस पावर का तो लॉस हो गया, तो पावर का लॉस हो गया, पावर लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। आपने देखा कि जो पावर डिलीवर का फॉर्मूला आया वही पावर लॉस का फॉर्मूला आ गया, तो पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर लॉस। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट हुई, हमने जो काम किया, वर्क किया, उसको धक्का देने में, उससे बनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके बाद वो हीट के फॉर्म में पूरी एनर्जी लॉस हो गई, उसी को हमने पावर लॉस बताया। तो यहां पर एनर्जी का प्रॉपर कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अच्छा लेंज लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, तो वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, क्योंकि जो भी वर्क कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे आगे। चलिए, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ये डिराइव करते हैं कि भाई यदि हमारे पास कोई भी एक कॉइल है, ये कॉइल आप ऐसे मान के चलिए ये हमारे पास रिंग है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और इस रिंग के सेंटर में एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो आर है, और ये इस आर का छोटा सा पार्ट आप समझ के चलो कि डी आर है। ठीक है, हम इस रॉड को ऐसे घुमाते हैं ना, तो इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो इसके दोनों एंड्स पे चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब हम बोलते हैं ईएमएफ डेवलप हो गया। अब कितना ईएमएफ डेवलप हुआ है वो चीज हम यहां पर अभी समझ लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम इसके छोटे से पार्ट में कितना ईएमएफ डेवलप हुआ पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आप समझते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी इंटू वी इंटू एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे छोटा सा ईएमएफ निकालूंगा डीई, तो मैं छोटी सी लेंथ लूंगा, और छोटी सी लेंथ क्या है, डी एल। ठीक, और यहां पे डी एल की जगह हमने क्या वर्ड यूज करा है, डी आर, तो हमने वो ले लिया। तो इस प्रकार से छोटे से पार्ट में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो हमने निकाला डीई इज इक्वल टू बी वी डी आर। अब v क्या है, वेलोसिटी। अब v तो लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन यहां पर हम इसको घुमा तो रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से, तो लीनियर वेलोसिटी की जगह v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम पुट कर देते हैं, ओमेगा आर हमने यहां पे पुट किया। क्लियर है, इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि अब ये तो छोटा सा जो है मेरे पास ईएमएफ है, अगर मुझे टोटल ईएमएफ निकालना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, लिमिट लूंगा 0 से लेकर के r तक। तो आप यहां पर देखिए 0 से मैंने r तक लिमिट ले ली, तो यहां पर b ओमेगा तो बाहर आ गया, r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2 हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया। अब एक और चीज आप ये देखिए कि जितनी इस कंडक्टर की लेंथ है उतनी ही इसकी हम रेडियस बोल रहे हैं कि सेंटर इस रिंग की जो रेडियस है वो इसकी लेंथ के बराबर है, तो हम इसी फॉर्मूले को बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड। क्लियर है, अब इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं आप यहां पर देखिए। एनसीईआरटी का ये सवाल है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है, ध्यान देंगे जरा, इसमें आपको ये बताया जा रहा है, सुनेंगे। लेट्स से इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक मेटेलिक रॉड है जो कि 1 मीटर लेंथ की है, कितनी लेंथ की है, 1 मीटर लेंथ की ये हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 1 मीटर मान ली। क्लियर, अच्छा इसके बाद रॉड को रोटेट कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी से, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये क्या है भाई, न्यू है, न्यू 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसका एक एंड जो है ऐसे सेंटर पे रखा हुआ है, इसको घुमाया जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज 1 टेस्ला। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज ईएमएफ
बिटवीन सेंटर ऑफ मेटेलिक रॉड। तो ईएमएफ निकालना है, सेंटर और एंड्स के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, तो आप यहां पर देखेंगे फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब यहां पे देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू। क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें 50 दी है, तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई आ गई। यहां से हमने निकाला कि 157 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप हो जाएगा इसके एंड्स पे। ठीक है, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, ऐसे मान के चलो इसी प्रकार से यदि किसी क्वेश्चन में हमें जो है सारा डेटा हम दे देते हैं और यहाँ पे हमने ईएमएफ भी निकाल दी, तो आप एक बात याद रखिए, यदि एक रॉड है, एक रॉड में यदि ईएमएफ जो है 20 वोल्ट डेवलप हो गया, तो इस प्रकार से इसमें अगर 20 रॉड्स लगी हैं या 8, 7, 6, 5, 4 कितनी भी नंबर ऑफ रॉड्स लगी हैं, सभी के अंदर 20 वोल्ट ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब समझिए जरा सेल्फ इंडक्शन ये प्रोसेस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको कहूंगा। तो आप ऐसे समझ लो कि सेल्फ इंडक्शन, अभी तक हमें क्या पता है कि जब भी किसी कॉइल सर्किट सोलेनॉइड के साथ फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बाहर से बाहर मैग्नेट को ऐसे मूव करा रहे थे, है ना, तो उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे सोलेनॉइड है। ठीक, अब इस सोलेनॉइड में काफी सारे टर्न्स हैं। ये पहला टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, ये तीसरे नंबर का टर्न हो गया, ये चौथे नंबर का टर्न, ये पांचवें नंबर का टर्न। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये मेरे पास एक बैटरी वगैरह कुछ लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है मेरे पास? बैटरी। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने क्या किया कि ये बैटरी को मैंने क्लोज नहीं करा है। ठीक, अब क्या होगा कि मैं इसको इस प्रकार से क्लोज कर दूंगा, तो ध्यान से आप ये देखेंगे कि करंट जो है इसमें फ्लो होना शुरू होगा। जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड ही बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न से जाके कनेक्ट होगी, तो भाई दूसरे वाले टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ये क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में करंट बनाएगा। इसका मतलब है कि ये जो उसका मेन करंट इस डायरेक्शन में आ रहा था, इसी को अपोज करने के लिए इसके अंदर एक दूसरा करंट बन जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो आपने क्या देखा, एक बार फिर समझेंगे, एक बार फिर समझो। देखिए मैंने क्या कहा कि मेरे पास यहां पे क्या है, जैसे हमने इस बैटरी को टैप किया, मतलब क्लोज किया सर्किट को, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ। करंट जब फ्लो होगा, लेट से, अब ऐसा तो होगा नहीं कि लगातार एकदम में सारे ही उसमें करंट फ्लो हो जाए। लेट से पहले टर्न में करंट फ्लो हुआ, पहले टर्न में करंट फ्लो हुआ, तो ये पहला टर्न अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे टकराएगी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए ये उल्टी डायरेक्शन में करंट अपने आप से जनरेट कर लेगा, जो कि मेन करंट को अपोज करेगा, क्योंकि मेन करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर खुद के ही करंट को अपोज करने के लिए इसमें एक उल्टा करंट बना है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद से ही इसमें करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, अच्छा इसने क्या, अब देखिए तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में करंट बढ़ रहा था, तो स्टार्टिंग में जब करंट बढ़ रहा था ना, तो उसने करंट को अपोज करना चाहा। ठीक है, लेकिन एक समय कैसा होगा कि एक समय के बाद इस पूरे जो है सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा और करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए कि जैसे हमने इस की को दोबारा से ओपन करा सर्किट को, तो हम देखेंगे करंट एकदम से फिर जीरो होना चाहेगा। तो जब करंट एकदम से जीरो होगा तो क्या होगा कि भाई अब इसका फ्लक्स जो है घटने लगेगा, तो ये सोलेनॉइड क्या करेगी कि करंट को सपोर्ट करेगी, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था उस डायरेक्शन में और करंट जो है बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में, सेल्फ इंडक्शन में, जब करंट बढ़ता है तो उसको अपोज किया जाता है, और जब करंट घटता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि अचानक से अगर हम की को जो है क्लोज करते हैं, तो कभी उसमें जो हम चिंगारी स्पार्किंग देख लेते हैं। तो वो स्पार्किंग क्यों देखते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी सर्किट को जो ओपन करते हैं ना, वायर को तोड़ देते हैं, ठीक, तो हम चिंगारी क्यों देखते हैं बताओ जरा? वो इसीलिए देखते हैं कि अचानक से जो सर्किट ब्रेक होती है तो करंट जीरो होता है, और करंट जीरो होता है तो फ्लक्स घटने लगता है, फ्लक्स घटने लगता है तो मेन सर्किट सेम डायरेक्शन में करंट को बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। अच्छा, आप इसमें देखा, इसमें आपने देखा कि बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में
ये करंट बनाती है, तो इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। ठीक, चलिए तो आप यहां पर ये देखिए कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, बताओ जरा। तो सेल्फ इंडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब हम किसी सोलेनॉइड सर्किट से करंट फ्लो कराते हैं तो उससे उस सोलेनॉइड के टर्न्स का फ्लक्स चेंज होता है, तो वो खुद के ही करंट को अपोज करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में एक करंट जो है बनाते हैं, है ना। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। हालांकि सेल्फ इंडक्शन में स्टार्टिंग में तो अपोज किया जाता है, लेकिन बाद में जब करंट घटता है तो उसको सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए जरा, फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड। तो अब आप यहां पे हमने क्या बोला, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने बैक ईएमएफ भी कहा। ठीक, फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है इसको हम बोल रहे हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पे देखिए जरा, यहां पे देखो सोलेनॉइड के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। ज्यादा करंट तो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, कम करंट तो कम फ्लक्स लिंक होगा। अच्छा इसके बाद यहां पे देखिए जरा, ध्यान दो, यहां पे देखिए, तो बेसिकली यहां पे आप समझो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम इसको, मतलब सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L इज इक्वल टू क्या आ गया? फाई अपॉन आई। तो जब भी हम सेल्फ इंडक्शन का कोई भी जो है डेरिवेशन करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा दैट विल बी L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ऊपर फाई नीचे आई, ऊपर फाई नीचे आई। क्लियर है? सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है ये होती है हेनरी। एक हेनरी कितना होता है? यदि एक सोलेनॉइड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, उसे 1 वेबर यदि फ्लक्स लिंक होता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई 1 हेनरी इसके अंदर जो है इंडक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए तो सेल्फ इंडक्शन जो हमने पढ़ा इसका एक और फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला अब आप देखिए ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करूं कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब d बाई डी टी, फाई की जगह हम क्या लिखेंगे? एल आई। E इज इक्वल टू, भाई अभी तो हमने पढ़ा ना कि L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, तो फाई की जगह पे क्या लिखेंगे? एल आई। ठीक, तो यहां पर आप ये देखिए कि L आ गया, यहां पे माइनस साइन ये है, डी आई बाई डी टी ये चल रहा है। ठीक, ध्यान दो जरा। तो बेसिकली ईएमएफ का ये फॉर्मूला एक और निकल के आ गया, इसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा जो डेरिवेशन है ये हमसे पूछ लिया जाता है, दैट इज, अच्छा शायद ये इसके अंदर है नहीं, तो चलो मैं आपको यहां पर करवा देता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर कितना ईएमएफ जो है या कहूं कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ये हमें यहां पर बताना है, लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ध्यान देंगे कि लेट्स से ये मेरे पास एक बड़ी सी सोलेनॉइड हो गई, लॉन्ग सोलेनॉइड हो गई। ठीक है, इस सोलेनॉइड की टोटल लेंथ कितनी है? तो हमने कहा इस सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है दैट इज L। क्लियर है? कितनी लेंथ है इसकी? L है। लेट्स से इसके अंदर जो टर्न डेंसिटी है, क्लियर है, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो हमने कहा करंट फ्लो हुआ I। ठीक, यहां पे टर्न डेंसिटी कितनी है? टर्न डेंसिटी है यहां पे स्मॉल n। टर्न डेंसिटी समझते हो? 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं। ठीक, इस सोलेनॉइड के अंदर टोटल कितने टर्न्स होंगे? टोटल टर्न्स इन सोलेनॉइड कैपिटल N इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है N इंटू L। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अच्छा, अब मैं आपसे ऐसा कहूं कि फ्लक्स का फॉर्मूला, करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos थीटा, NBA cos थीटा। तो फाई इज इक्वल टू N की जगह NL B। ये सोलेनॉइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है? तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, चलो मैं पहले से यहां पे लिख देता हूं, तो आप यहां देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, बताओ जरा मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है सोलेनॉइड के द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, बाहर तो 0 मानी जाती है, अंदर कितनी मानी जाती है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये हमने यहां पर बनाई, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक, एरिया की जगह एरिया रखा, कॉस थीटा की जगह यहां पे कॉस 90। कॉस 90 क्यों भाई? देखो कॉइल का प्लेन ये है, ठीक है, कॉइल का प्लेन ये है, सॉरी कॉस 90 नहीं, कॉस 0।
कॉइल का प्लेन ये है इस प्रकार से, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से जा रही है। कॉइल का प्लेन यहां पे ऐसे है इस प्रकार से, ऐसे मान के चलो कॉइल का प्लेन ऐसे है, कॉइल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे ही जाएगी ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आप यहां पर देखेंगे कितना एंगल बनेगा, 0, 90 नहीं, क्योंकि प्लेन के साथ इस प्रकार से जो है ये 90 बना रही है, प्लेन के साथ 90 तो एरिया वेक्टर के साथ 0, तो यहाँ पे cos 0 ही आया। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि फाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए cos 0 की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देंगे, देखो सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब यहां पे देखिए म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई अपॉन में क्या है आई, तो आई से तो आई कट गया, तो यहां पर आप ये देखिए L इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, म्यू नॉट स्मॉल n की जगह क्या लिख सकता हूं, स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाय L ये लिखा जा सकता है। तो म्यू नॉट स्मॉल n की जगह कैपिटल N स्क्वायर बाय L स्क्वायर हो जाएगा, L ये A। ठीक, तो यहां पर ये L से ये L कट जाएगा, तो L इज इक्वल टू कितना बचेगा फाइनली, L इज इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L, ये आ गया, क्लियर है। अच्छा, इफ एनी कोर इज यूज्ड, या ऐसे बोलूं, इफ एनी मीडियम इज फिल्ड इनसाइड सोलेनॉइड, यदि हम कोई मीडियम इसके अंदर भर देंगे तो क्या होगा, तो उससे सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, जितनी भी रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी उस मीडियम की उतने टाइम्स जो है इसकी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक है, सुनिए जरा, ये बात आपको एक बात समझ में आई। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है, एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, एक डिपेंड कर रही है एल पे। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जितनी आप लेंथ बढ़ाओगे उतनी सेल्फ इंडक्टेंस घटेगी, जितने आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतनी सेल्फ इंडक्टेंस जो है बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस हैज नथिंग टू डू विद करंट, तो सेल्फ इंडक्टेंस देन फाइनली करंट पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा करके रखिए, बहुत सिंपल एंड स्वीट सा इसका डेरिवेशन है, और इसके जो फैक्टर हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे कभी आपसे कहा जाए कि ये बता दीजिए कि अगर मेरे पास जो है कोई भी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड तो मैंने बता दिया, यदि हमारे पास एक कॉइल है, क्या है कॉइल, और इसके अंदर एक और कॉइल हम कंसीडर, चलो एक ही कॉइल है, एक कॉइल है मेरे पास। ठीक है, चलिए ध्यान दो जरा, ये मेरे पास एक कॉइल है। ठीक, इस प्रकार से तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, कैसे अपन इसको करेंगे, तो यहां पे देखिएगा, ये मेरे पास एक कॉइल हो गई, इस कॉइल के अंदर मैं कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स मान सकता हूं, यहां से करंट जाएगा, लेट्स से एक डायरेक्शन से करंट इसमें एंटर करा और एक डायरेक्शन से करंट यहां से एग्जिट करा। ठीक, ये इस डायरेक्शन में मैंने करंट मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर देखिए जरा, टोटल कितने टर्न्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट कितना है, टोटल टर्न्स कितने होंगे इसके अंदर, टोटल टर्न्स होंगे इज इक्वल टू कैपिटल एन। अब कॉइल है तो इसकी कुछ कंसीडरेबल लेंथ हम नहीं मानते, कॉइल है तो सिर्फ हमने मान लिया कि कैपिटल एन जो है इसके टोटल टर्न्स हैं। अगर मैं इसकी रेडियस मान लेता हूं आर, यदि मैं इसकी रेडियस मान लेता हूं आर, रेडियस मान लेता हूं कैपिटल आर, तो इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया जो होगा दैट इज आपका पाई आर स्क्वायर, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए आप कि अगर मैं बात करूं कि भाई कितना फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला एन बी ए। ठीक है, अब यहां पे वही कॉस्ट तो जीरो हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू एन की जगह तो हमने एन रखा, बी की जगह म्यू नॉट एन आई बाय 2r। भाई कॉइल कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो उसका ये फॉर्मूला है, एरिया की जगह पाई आर
स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो फाई इज इक्वल टू एन, ये कितना बन जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, और ये पाई आर बाय 2 बचेगा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। सारी चीजों को कैंसिल करने के बाद यहां पर ऊपर की साइड मुझे लिख देना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2R, ये हम मान के चलते हैं, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके बाद आप यहां पे इस प्रकार से देखिए कि आप भी समझो कि मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस, नाउ सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है देखेंगे जरा। सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक है, अब फाई अपॉन आई, तो L इज इक्वल टू फाई की वैल्यू ये उठा के हम जो है यहां से रख सकते हैं, तो ये फाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये फाई की वैल्यू हो गई। अपॉन में क्या है, अपॉन में आई है, तो ये आई से आप ये देखेंगे कि आई से ये आई कट गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का फॉर्मूला आ गया है। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको जो है इस प्रकार से मिल जाता है। हाँ, नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बैक बेंचर सीरीज चैप्टर 6 के नाम से नोट्स आपको ये मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, यही तो जो है, ये तो जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला दिया हुआ है, हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पास डेरिवेशन कुछ हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से करके चलेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्शन में एक ही सोलेनॉइड में खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए खुद के ही अंदर करंट बन रहा था, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में करंट फ्लो हुआ, उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, अब ये दूसरे के साथ लिंक होगी तो दूसरे के अंदर फिर करंट इंड्यूस हो जाएगा। मतलब आप यहां पर ये समझिए कि किसी और की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो भाई इसको हमने प्राइमरी बोला, इसको हमने बोला सेकेंडरी। तो लेट्स से सेकेंडरी में कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि पहली कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ज्यादा करंट होगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी और से टकराएगी तो उसके अंदर ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। तो आप यहां पर देखिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाई एस बाय आईपी। आसान भाषा में ऐसा बोलूं कि सेकंड वाली कॉइल से कितना जो है इंडक्टेंस हुआ है सेकंड वाली कॉइल में, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई 2 बाय आई 1 पे। क्लियर है, मैं आपको आसान भाषा में अभी समझाता हूं, आप यहां पर ध्यान देंगे। देखिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, या म्यूचुअल इंडक्शन कैसी प्रोसेस है। म्यूचुअल इंडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है, दूसरे का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो दूसरे के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अब बेसिकली आप यहां पर ये देख रहे हैं कि यहां पे दो सोलेनॉइड हैं। ठीक है, कोएक्सियल सोलेनॉइड, दोनों की जो एक्सिस है वो सेम है। ये आप ऐसे मान के चलो कि ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो रहा है I1, इसका एरिया होगा A। ठीक है, एक ये दूसरी सोलेनॉइड है, हाँ, जो कि इसके बीच में ऐसे फंसा दी गई है, इसमें भी ऑपोजिट करंट फ्लो रहा है I2, और ये सोलेनॉइड है हमारे पास S2। क्लियर, चलिए अब यहां पर आप देखिए, बस एक बात आपको याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि यदि सेकंड का फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पहले का होगा, बस। खुद का करंट खुद का फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो तो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है ना, यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। अगर फ्लक्स सेकंड का चेंज हो रहा है तो करंट फर्स्ट का होगा, बस इतनी बात याद रखिए, समझ गए। ठीक, और कभी भी खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड से खुद का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ना, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पर एक चीज मान ली कि मान लिया कि दो हमारे पास ये कोएक्सियल करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, एक में करंट फ्लो हो रहा है I1, एक में I2 करंट फ्लो हो रहा है, दोनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है जो कि L और A है। S1 जो है ये प्राइमरी है और S2 सेकेंडरी सोलेनॉइड है। हमने माना कि भाई यहाँ पे फ्लक्स लिंक्ड विद S2, S2 से कितना फ्लक्स लिंक होगा S1 के कारण, तो उसको हमने नाम दे दिया लेट्स से फाई 2। S2 से कितना फ्लक्स लिंक, फाई 2।
अब फाई टू भाई, फाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, यही होता है। ठीक है, मैंने किससे कहा, किससे फ्लक्स लिंक देख चेक करना है मुझे, तो मुझे चेक करना है कि ये सेकंड वाले से कितना फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद तो आप सोचो कि सब कुछ सेकंड का होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, फर्स्ट की, क्योंकि खुद के से खुद का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ना, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, सब कुछ सेकंड का, बस मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की। अच्छा हमने ये देखा ना कि एरिया दोनों का सेम है, तो इसमें से A2 हटा देता हूं, तो देखिए जरा, यही बना, ये बन गया, ये मैंने यहां पे नोट कर दिया। ठीक, अब N2 की जगह N2 मैग्नेटिक फील्ड, अब ये B1 है तो सारा डेटा 1 का होगा, हाँ, इनटू एरिया। क्लियर, फाई टू इज इक्वल टू N2, हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर, म्यू नॉट N1 N2 I1 बाय L। ठीक, चलिए अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाई टू 1 या फाई टू बाय I1, सेकंड में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फाई टू बाय I1, सेकंड में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, अपॉन जब सेकंड का फ्लक्स है तो करंट फर्स्ट का, फाई टू की वैल्यू उठाई, I1 की वैल्यू उठाई, I1 से I1 कट गया तो M21 ये निकल के आया। तो सेकंड में फर्स्ट के कारण इतना जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। इसी प्रकार से फर्स्ट में भी सेकंड के कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये होगा, अलग से डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो M21 और M12 यानी सेकंड में म्यूचुअल इंडक्टेंस और फर्स्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस ये सेम होता है, इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यहाँ पे मैंने साइड में आपको डिराइव करके भी दिखाया है कि देखो, अगर फर्स्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस चेक करना है तो फर्स्ट का फ्लक्स चेंज और करंट सेकंड का। क्लियर, अब फर्स्ट का फ्लक्स चेंज है तो सब कुछ फर्स्ट का होगा, बस मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की होगी, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब एरिया और लेंथ तो दोनों की सेम है, तो चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए, तो B2 की जगह सारा डेटा, क्योंकि सोलेनॉइड है ना, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होती है, सारा डेटा B2 है तो फिर सेकंड का हुआ, सब कैंसिल करेंगे तो वापस से सेम आ जाएगा। ठीक है, वापस से सेम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर हमने इसको इस प्रकार से, देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है, N1 की जगह N1 इंटू L, N2 की जगह N2 इंटू L, L से L कट जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ये कंडीशन बन गई। अच्छा, यहाँ पे आपको एक गोल्डन पॉइंट दे रहा हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसको आप याद रखेंगे कि जो एरिया, अगर मेरे पास दो अलग अलग कॉइल दी गई हैं या अलग अलग सोलेनॉइड हैं, दोनों का अलग अलग एरिया है, तो किसका एरिया लेना है, बोला इनर, अंदर वाली कॉइल का एरिया लेना है। ठीक है, और अगर दो सोलेनॉइड की लेंथ अलग अलग है तो किसकी लेंथ हम कंसीडर करेंगे, बड़े वाले की लेंथ हम कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, कहां पे, ये फॉर्मूला जो हमने निकाला है ना, ये तो एरिया किसका, अंदर वाली कॉइल का, लेंथ किसकी, बोला बड़ी वाली कॉइल की या बड़े वाले सोलेनॉइड की। जैसे आपको, अच्छा इसी प्रकार से जैसे एक NCERT में भी क्वेश्चन दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, अभी तो हमने सोलेनॉइड के लिए निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें किसके लिए निकालना है, मुझे निकालना है कॉइल के लिए। ठीक, तो आप ये देखिए, कंडीशन में दे दी है कि R1 बहुत छोटा है और R2 बहुत बड़ा है, मतलब फर्स्ट वाले का एरिया बहुत छोटा और सेकंड वाले का एरिया बहुत बड़ा है। क्लियर, और कुछ इस प्रकार से रखिए, कोएक्सियली मतलब दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक, तो जिसका रेडियस छोटी है वो अंदर और जिसकी रेडियस बड़ी है वो बाहर। ठीक, अब देखिए सिंपल सी बात कि मेरे पास दो जो है कॉइल है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले से चेक करता हूं, फर्स्ट वाले से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, तो क्या बोलोगे, φ1 अपॉन I2, दूसरे का करंट, पहले के अंदर फ्लक्स चेंज। ठीक, तो φ1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा मुझे बताओ, तो सब कुछ जो है फर्स्ट का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की। ठीक, हमने अब B2, अब देखिए जरा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की है, सोलेनॉइड की तो नहीं है, तो म्यू नॉट NI बाय 2R होता है कि नहीं होता, हाँ सर बिल्कुल होता है। तो आप ये देखिए कि म्यू नॉट B2 की जगह लिख रहा हूं तो सब कुछ N2 I2 R2 ये सब चल रहा है। ठीक है, हमने ये सारी डेटा हमने यहाँ पे पुट किया, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे M12 वाले फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करें तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि डेटा कौन सा लेना है, एरिया जो है अंदर वाला
और लेंथ बड़ी वाली। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर हम सोलेनॉइड से ही इंडक्टर कह देते हैं, तो इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए भी हमें डेरिवेशन करना होता है। तो आप यहां पे समझिए कि ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, इसमें करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस से उल्टी डायरेक्शन में करंट बनेगा। तो बैटरी को कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा इसको अपोज करने के लिए। ठीक, तो बैटरी के द्वारा कितना वर्क किया जाता है तो आप यहां पे समझिए। तो बेसिकली मैं ऐसा बोलूंगा कि बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की, तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। तो V को मैं इस प्रकार से मैंने E लिख लिया और I को मैंने I लिख लिया। क्लियर है? अब आप ये देखिए, पावर को मैं dw/dt लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, आप तो कुछ भी लिख सकते हो। तो dw/dt को मैंने एज इट इज लिखा। अब EMF का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो यहाँ पे LdI/dt हमने आपको डिराइव करवाया था, I की जगह I लिख दिया। dt से dt कट गया, तो dw इज इक्वल टू LI/dI। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो यहां भी इंटीग्रेशन किया गया। आई एल तो बाहर निकल आया, आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय 2 होगा, तो यहां पर बन गया हाफ LI स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या है, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इंडक्टर की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। क्लियर है? ये बात हमने समझ ली, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट जो हमें समझना है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर क्या है, ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को और ऐसे कहूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर को हम एसी डायनामो भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बताओ जरा। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी कॉइल को, ध्यान दो जरा, जब आप किसी कॉइल को इस तरीके से ऐसे घुमाते हो तो लगातार क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल बदलता है, और एंगल बदलने से क्या होता है, NBA cos थीटा फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से EMF इसके अंदर इंड्यूस होता है। ठीक है, ध्यान समझिए। तो एक जनरेटर के अंदर क्या होता है, एसी जनरेटर के अंदर, तो सबसे पहले किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ पे एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरी साइड साउथ पोल, इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ओमेगा वेलोसिटी से लेट्स हमने इसको घुमाया, तो हर सेकंड इसका, या कहें कि कितना एंगल बदल रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इतना एंगल इसका बदलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक, यहाँ पे स्लिप रिंग वगैरह लगी होती हैं। स्लिप रिंग का काम क्या होता है कि भाई ये सर्किट को इस कॉइल के साथ नहीं घूमने देती। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो कॉइल घुमाएंगे तो एक्सटर्नल सर्किट भी घूम जाएगी। तो स्लिप रिंग का काम क्या होता है कि स्लिपिंग कनेक्शन में इसको रखते हैं एक्सटर्नल सर्किट को, तो कॉइल घूमती रहती है और एक्सटर्नल सर्किट नहीं घूमती। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है वो उसको समझो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमसे कहता है कि थंब जिस डायरेक्शन में रखेंगे, थंब की डायरेक्शन जो होगी ये मोशन ऑफ कंडक्टर बताएगी। कंडक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर। ठीक है, फोर फिंगर, पहली वाली जो फिंगर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में जाएगी वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जो है एक कॉइल है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो ये फिंगर मैंने इस साइड रखी। अब ये कॉइल लेट से पहले ऊपर गई, आप इस वाले एज को देखो, ये कॉइल ऊपर गई। ठीक, तो ये जो है मेरे पास ये थंब जो है ऊपर गया, कंडक्टर ऊपर थंब ऊपर। तो आप ये देखें करंट वाली फिंगर, मिडिल फिंगर कहाँ है, अंदर है। ठीक, तो अभी इसमें करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, अंदर। ठीक, अब मान लेते हैं तो करंट कहाँ आया, अंदर की साइड। अब याद रखना मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वहां है, लेकिन अब ये कॉइल कहाँ जाएगी, नीचे, इस प्रकार से। तो देखो करंट वाली फिंगर कहाँ, बाहर। तो पहले जब ये ऊपर आई तो करंट जो है अंदर, जब ये नीचे गई तो करंट जो है बाहर। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जा रही है तो करंट अंदर, नीचे जा रही है तो करंट बाहर। तो एक साइकिल में दो बार करंट की डायरेक्शन बदल रही है, एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये कितना डेवलप होगा, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, इसको हम यहां पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे का सेकेंड लॉ हमसे कहता है
फाई की जगह पे NBA cos थीटा लिख देते हैं और थीटा की वैल्यू जो होती है ये ओमेगा टी होती है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। हमने ये सारे डेटा जो है NBA बाहर निकाला और cos ओमेगा टी का डिफरेंशियल किया। डी बाई डी टी का मतलब डिफरेंशियल होता है। अब इसका डिफरेंशियल हमने किया तो इसका डिफरेंशियल होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्लियर, और वही वैल्यू जो है हमने यहां पर पुट कर दी। ये देख रहे हो, ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ जो है हमारे पास, देखो एन बी ए ओमेगा तो ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या आ गई, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा जो है ये बाहर आ गया और ये साइन ओमेगा टी बचा। अब आप मुझे बताइए कि ये ईएमएफ मैक्सिमम कितने डिग्री पे होगा, तो ईएमएफ हो जाएगा मैक्सिमम 90 डिग्री पे, और साइन 90 हो गया तो ये वैल्यू हट जाएगी। तो आप मुझे बताइए जरा कि मैक्सिमम ईएमएफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो अब आप इसको याद रखेंगे। ठीक, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बनी, एन बी ए ओमेगा इंटू ओमेगा टी। क्लियर है, कुछ नहीं किया, ये देखो डी फाई बाई डी टी माइनस लगा था, ये फाई की जगह एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, एन बी ए बाहर निकल गया माइनस साइन के साथ, और अब डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल करना है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। ये वैल्यू जब हमने यहां पुट की तो माइनस साइन आगे आ गया तो ये प्लस का एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी बच गया। यहां से एन बी ए जो ओमेगा है इसको हम मैक्सिमम ईएमएफ लिख सकते हैं, तो हमने इसको ई नॉट लिखा। कैसे, जब थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो ये डेटा अपने आप हट जाएगा, तो ये मैक्सिमम ईएमएफ बचेगा। तो इस प्रकार से अगर मैं मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू देखूं तो एन बी ए ओमेगा होती है, तो इसकी जगह एन बी ओमेगा की जगह हमने ई नॉट लिखा, तो ईएमएफ की इक्वेशन आ गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस प्रकार से करंट की इक्वेशन आ जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल हमें पता पड़ता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, एसी जनरेटर का, और इस ये जो डेरिवेशन है इससे हमने जो है ईएमएफ और करंट की इंस्टेंटेनियस जो इक्वेशंस हैं इसको हमने डिराइव कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो चैप्टर है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम एसी जनरेटर को समझेंगे। इसमें हमने जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आप इनको जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमारा सैंपल पेपर जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है उसको भी जो है आप ऑर्डर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उसका आप मुझे जवाब देंगे, और इस टाइम पर आपको फिजिक्स में क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए जरूर से मुझे बताइएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।